हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब जो तैयारी है आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी चली होगी। आज हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो एक कह सकते हैं नई सीरीज लेके चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जो आर ओ एंड पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है आपके आधुनिक भारत से ही रहता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो मेरा पर्पज ये है, मेरा एम ये है कि पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर कर लूं प्रैक्टिस के थ्रू जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपके एशियन हिस्ट्री साथ में मेडुल हिस्ट्री को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। एशियन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेस ही रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके मेडुल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। हर साल की बात कर रहा हूं मैं, अप्रॉक्स इतने ही रहते हैं। लेकिन आधुनिक भारत की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप घटना चक्र पढ़ रहे होंगे और साथ में आप घटना चक्र पढ़ रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। इतना मोर देन एनफ है रिवीजन, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करा हुआ है जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जहां लगेगा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमको उस ऑप्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसको डेफिनेटली कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा मेरा स्पीड तेज रहता है, आई नो। क्या रहता है कि मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो थोड़ा लगता है कि कम समय में ना बेहतर दे दूं आपको चीजें, ताकि आपका समय कम बच जाए, जो समय आपका बचे वो आप कहीं और पढ़ाई में यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किस अधिनियम के तहत प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत शामिल करने का प्रयास किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1992, ठीक है। इसमें भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया और उसमें कानून बनाने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। पूरी तरह से इनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि आप पूरी तरह से हावी हो जाएंगे कानून बनाने में, नहीं, थोड़ा लिबर्टी दी गई थी। तो कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत शुरू हुए थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, तो 1909 को आप जानते हैं एक नाम और जाना जाता है, इसको क्या है, तो मार्ले मिंटो। किस नाम से जानते हैं हम, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें किसका प्रावधान किया गया था, तो इसके तहत जो था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है, उनकी संख्या क्या किया गया, तो बढ़ा दिया गया था, ठीक है। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे उनकी संख्या में क्या किया गया था, तो बढ़ोतरी कर दी गई थी। और जो ऑफिशियल मेंबर थे, उनकी संख्या क्या किया गया था, तो कम कर दिया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार से, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या प्रांतीय सरकारों में बढ़ा दिया गया था, जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या जो है घटा दिया गया था, ठीक है। इतना मोर देन एनफ है आपके 1909 अधिनियम के तहत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके 1861 अधिनियम को, भारतीय परिषद 1861 के बारे में अगर हम जानते हैं, तो उसमें क्या था कि पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। कौन सा सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या रहता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मंत्रालय दे दिया गया। जैसे मान लीजिए एक ए है, उसको डिफेंस सेक्टर दे दिया गया, बी को आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दी गई। इस तरह से जो है मंत्रालयों का, मिनिस्ट्रीज का क्या किया गया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधित्व जो प्रदान किया गया था 1861 अधिनियम के तहत ही प्रदान किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू, ठीक है। अगर स्थानीय प्रतिनिधित्व पूछे किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू, ठीक है। मेरा थोड़ा आवाज तेज है, आई नो, मैं थोड़ा तेज लेके चलता हूं क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दे दूं। प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, जहां हमको लग रहा है कि हमको और नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। चीजों को अच्छे से हम कवर करेंगे, तो थोड़ा कम समय में आपको बेहतर दे दूंगा, तो जो आपका टाइम बचेगा आप उसको कहीं किसी और सब्जेक्ट में जो क्या करेंगे, तो यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। मेरा मेन पर्पज यही रहता है कि मैं थोड़ा तेज लेके चलूं और कम समय में बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। कोई हम यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ते कुछ समझना रहता है, तो डेफिनेटली हम चीजों को थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा तेज चलेंगे। आपको भी पता है कि समय कम बचा है, तो जितना जल्दी हो सकता है चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अब 1892 अधिनियम की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो गया ना, हाँ। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की अगर हम बात करते हैं, किसकी,
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 1919 की, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था ना, किसमें, प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था, ठीक है, द्वैध शासन। क्लियर है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे, तो अब जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय प्रशासनिक सभा का मसौदा तैयार करने में जेम्स फोर्ड की सहायता किसने की थी, तो किसने की थी, तो की थी आपके भूपेंद्र नाथ बसु ने, किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। कौन सा मसौदा तैयार करना था, प्रशासनिक सभा, किसकी सहायता की थी, तो जेम्स फोर्ड की सहायता की थी, ठीक है, किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चित्तरंजन दास की, ठीक है, आपको भी पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। 1923 में क्या हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है, किसका, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो थे आपके सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, और महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। आगे रिपीट कर रहा हूं मैं, एक एक ऑप्शन को हम पकड़ेंगे, जहां लगेगा हमको इंफॉर्मेशन और चाहिए, हम उसके बारे में भी चीजों को जानेंगे, ठीक है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सीआर दास के बारे में, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इतना क्लियर है ना। गठन करने की सहायता किसने की थी, तो इसमें जो दो लोग थे, पहले तो आपको हो गए सीआर दास ही हो गए, ठीक है, उसके बाद कौन थे, एक मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, किसका, तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में हुआ था, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इतना क्लियर है ना, ठीक है। हम बात करते हैं अगर दादा भाई नौरोजी की, इनके बारे में तो काफी इंफॉर्मेशन है, हम जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इनका नाम और कई जगह आएगा, तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे छूटेगी हम वहां पे उसको कवर कर लेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कि जो राष्ट्र गफ्तार न्यूज़पेपर था ना, कौन सा, राष्ट्र गफ्तार, गफ्तार जो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर जो था, ठीक है, किसने चलाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही चलाया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्र गफ्तार न्यूज़पेपर या मैगजीन के संस्थापक कौन थे, तो थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए किसने किताब लिखी थी, तो लिखी थी आपके बीडी सावरकर ने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी, तो बीडी सावरकर ने लिखी थी। इतना क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देख लेते हैं। 1741 में कोलचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को किसने जीत दिलाई थी, ठीक है, कौन सी लड़ाई हुई थी, तो कोलचेल की लड़ाई हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, तो 1741 में हुई थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को जीत किसने दिलाई थी, यानी कह सकते हैं कौन सा भारत का ऐसा शासक था दक्षिण भारत का जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलाई थी, तो किसने दिलाई थी, तो मार्तंड वर्मा ने, किसने, मार्तंड वर्मा ने दिलाई थी, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है, इतना क्लियर है ना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इसके आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, बस इतना पूछेगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चल बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। मनसबदारी प्रथा क्यों लागू की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। धार्मिक सद्भावना की स्थापना हेतु नहीं, सैनिकों की भर्ती हेतु बिल्कुल नहीं, स्वच्छ प्रशासन हेतु बिल्कुल नहीं, किसके लिए लागू की गई थी, तो राजस्व एकत्रित करने हेतु, ठीक है, किसके लिए, तो राजस्व एकत्रित करने के लिए। किसने लागू की थी, तो अकबर ने लागू की थी, किसने लागू की थी, तो अकबर ने लागू की थी। इतना क्लियर है ना। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी, तो अकबर ने लागू की थी। किस लिए लागू की थी, तो राजस्व एकत्रित करना था, टैक्स कलेक्ट करना था, ताकि सैनिकों का भरण पोषण और राज्य का जो भरण पोषण हो आसानी से हो सके। हम तो आज भी टैक्स देते ना गवर्नमेंट को जीएसटी के थ्रू, तो ज्यादा ही हो गया जीएसटी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो जो प्रारंभ किया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इनको जो सरदार की उपाधि दी गई थी इसी आंदोलन के तहत दी गई थी, ठीक है। इतना क्लियर है ना। कब हुआ था आपका जो शराब आंदोलन, कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। शराबबंदी आंदोलन जो था आपका 1922 में हुआ था, जब वल्लभ भाई पटेल ने
इसका नेतृत्व किया तो वहां की जो महिलाएं थी, ठीक है, तो उन्होंने सरदार की उपाधि इनको प्रदान करी थी, ठीक है, इतना क्लियर है ना। आज भी तो ठेके पे चलते हैं ना, आज भी तो ठेके चलते हैं। आप मत करिएगा कि जब आप नेतृत्व नहीं करेंगे वो आपको ही मारने शुरू कर देंगे, जो पीछे टल्ली रहते हैं ना लोग। हाँ, तो याद रखिएगा। फिलहाल शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इतना क्लियर है ना। मैंने आपको सीआर दास के बारे में अच्छे से बता रखा है। आप लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन जब भारत में आया था, कब आया था भारत में? 1928 में आया था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला क्या पूछेगा कि साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। किसमें? 1927 में। भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, किसमें आया था? 1928 में आया था। डिफरेंट है चीजों में, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नहीं होता, अरे होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है, बस चीजों को इंटरलिंक करना रहता है। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा ना, बेशक करेगा, क्योंकि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है आरओ का, तो जाहिर सी बात है आपको मेंटली टेस्ट तो करेगा ना एग्जामिनर। ठीक है, उसको भी पता है कि आपने हिस्ट्री अच्छे से रट रखा है। ठीक है, ये फिर भी क्या रहेगा, वो तो आपसे थोड़ा टेस्ट करेगा ना आपका, तो पूछ देगा कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था। कितने लोग तो 1927 लगा के आ जाएंगे, अरे नहीं, 1928 में भारत में आया था। गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का? तो 1927 में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर ना, क्लियर रखिएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त इनके ऊपर जो लाठियों से वार हुआ था, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है उसका? तो अनहैप्पी इंडिया। मेरा मेन पर्पस था ना यही बताने का, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए, तो क्या ही दिक्कत है ना। तो अनहैप्पी इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो है आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, इतना क्लियर ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अजंता गुफाओं में किसके जीवन का वर्णन मिलता है? तो अजंता गुफाओं में किसके जीवन का वर्णन मिलता है? तो मिलता है आपके जातक कहानियां। ये किससे संबंधित है? तो बुद्ध के पास्ट लाइफ से संबंधित है। किसके? बुद्ध के पास्ट लाइफ से संबंधित है। इतना क्लियर ना, इतना क्लियर रखिएगा कि जो जातक कहानियां हैं वो बुद्ध के पास्ट लाइफ से ही संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूचर बुद्धा की, ये तो पास्ट हो गया ना, तो फ्यूचर बुद्धा क्या है? फ्यूचर बुद्धा को किस नाम से जानते हैं? तो मैत्रा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये तो काफी फेमस है ना, जातक कहानियां बुद्ध के पास्ट लाइफ से संबंधित है। बहुत कम लोगों को पता होगा फ्यूचर बुद्धा को किस नाम से जानते हैं? तो मैत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? तो मैत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ये मुंबई में ना एक एलिफेंटा आइलैंड है। कौन सा? तो एलिफेंटा। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाइएगा। ठीक है, वहां पे अर्धनारीश्वर रूप देखने को मिलता है। ठीक है, एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है, आप जब अरेबियन सी में जाएंगे, गेट ऑफ इंडिया से आपको 250-300 टिकट लगते हैं उसके बोट के, तो आप जाएंगे तो वहां पे बीच सागर में आइलैंड है, काफी अच्छा है। वहां पे सबसे आपको जानकारी मिलेगी ना अर्धनारीश्वर रूप की, शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर रूप जो है आपका एलिफेंट आइलैंड में ही है। ठीक है, अगर कभी आपको मौका मिले मुंबई जाने का तो बेशक वहां जाइएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के आर्थिक नाली का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? आर्थिक नाली समझते हैं ना, जो किसने दिया था? तो दिया था आपके किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के धन संपदा को लूट कर टेम्स नदी किनारे बहा दिया गया था। इस पे आपको 150 शब्दों में आंसर देना था। इसमें 150 शब्दों में आंसर देना था। सीधा सीधा कहने का मतलब एग्जामिनर का ये था, यूपीएससी को क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, सीधा एग्जामिनर का मतलब ये था कि भारत से धन लूटा जा रहा है और लंदन में जो टेम्स नदी जो है उससे क्या किया जा रहा है, तो वहां पे गिरा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। फिलहाल यहाँ पे जो भारत के आर्थिक नाले का सिद्धांत था किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, एक यहाँ पे और देख लीजिए आरसी दत्त के बारे में। आरसी दत्त की बुक का क्या नाम है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है आपके आरसी दत्त। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, आगे इसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो भारत के आर्थिक नाले का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आरसी दत्त के बारे में। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सा? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है आपके आरसी दत्त है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो हुआ था आपके रिपन काल में। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि जो यूरोपीय लोग थे, उनके जो
उनको जो भारत, सिंपल से बात इतना समझ लीजिए, इल्बर्ट विवाद से आवाज थोड़ा फंस रही है। इल्बर्ट विवाद ये था कि यूरोपियों का जो फैसला था, ठीक है, वो भारतीयों द्वारा किया जाना था, इसके वजह जो है इल्बर्ट विवाद हुआ था। यूरोपियों को ये था कि हमारा जो केस है यूरोपीय ही सुनाए, क्यों इंडियन सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आपके इंडिया में लागू नहीं होता था, औपनिवेशिक भारत में नहीं होता था कि जो भारतीयों को प्रॉब्लम है वो क्यों ना भारतीय ही सॉल्व करेंगे, क्यों ब्रिटिश सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इन पे लागू हुआ कि इनकी प्रॉब्लम्स को भारतीय डील करेंगे, भारतीय सुलझाएंगे, इसमें क्या हो गया, विवाद हो गया। किसके शासनकाल में हुआ था आपके रिपन के काल में। कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था, ठीक है। बात याद रखिएगा, जब साइमन कमीशन में आपको बात कर रहा था, तो साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हुआ था, इसीलिए हुआ था कि भारत की समस्याओं को तो आप सॉल्व करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब उसमें भारतीय सदस्य कोई है ही नहीं, तो आप भारत की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से साइमन कमीशन काफी विरोध किया गया था। इल्बर्ट विवाद में जब उनको पाला पड़ा तो उनको समझ में आ गया, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को इंडिया कैसे समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा काम है क्वेश्चन टैकल करना, ठीक है। तो इल्बर्ट विवाद रिपन काल में हुआ था, 1983 में हुआ था। यूरोपियों को फैसला सुनाएंगे भारतीय, इसलिए हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है, किसको कहा गया है, तो सातवाहन को कहा गया गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अपने माता के सरनेम से जाना जाते थे, कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इतना क्लियर ना, इतना क्लियर, ठीक है। अगर बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, अमरावती थी, ठीक है। प्रतिष्ठान या अमरावती, ठीक है, हम अमरावती ही यहाँ लिख लेते हैं सीधा सीधा। अमरावती से क्या थी, तो कैपिटल थी, इतना ठीक है। और सातवाहन वंश के फाउंडर कौन थे, तो सिमोका थे, कौन थे, तो सिमोका थे, इतना क्लियर ना। एक पॉइंट आप और यहाँ से ध्यान रखेंगे, इन्होंने किसका सिक्का चलाया था, तो शीशे का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में चलाया था, शीशे का सिक्का। और जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी ना, इनके काल में काफी प्रचलित हुए थे, किसके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। पहला, तो सातवाहन के फाउंडर कौन है, सिमोका है, इनकी कैपिटल कहाँ पे है, तो अमरावती में है। शीशे सिक्के सबसे अधिक किसने चलाए थे, तो सातवाहन वंश ने ही चलाए थे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी, तो दक्षिणापथ की जो आपकी राजधानी थी कहाँ थी, सुवर्णगिरी थी, कहाँ पे थी, तो सुवर्णगिरी थी, इतना क्लियर ना। इसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, बस इतना आप जानते रहिए कि हाँ, दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी, तो थी आपकी सुवर्णगिरी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्यभिषेक की बात करता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, राज्यभिषेक की बात करता है, राज्यभिषेक का वर्णन करता है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, तो है आपका ऐतरेय, ठीक है। ऐतरेय ग्रंथ, महाग्रंथ में, सॉरी ऐतरेय ग्रंथ में आपके राज्यभिषेक क्या किया गया है, तो चर्चा किया गया है, ठीक है। इतना क्लियर ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। निरंकारी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो निरंकारी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था आपके बाबा दयाल सिंह ने। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निरंकारी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, तो बाबा दयाल सिंह, ठीक है, बाबा दयाल सिंह। इतना क्लियर ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। तलवंडी घराना संगीत के किस घराने से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो काफी क्वेश्चन आपके, चाहे आप आलू वाले ले लीजिए, चाहे आप पीछे से ले लीजिए, उसमें काफी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तलवंडी घराना किस संगीत से संबंधित है, तो आपके है ध्रुपद से संबंधित है, ठीक है। जहां हमको लगेगा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम कवर करेंगे ना, बिल्कुल आप क्लियर रखिए कि जहां हमको अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। जहां है कि हाँ बस इतना ही इसके लिए मोर देन इनफ है, तो फिर हम क्यों अनथा चीजें डिस्कस करें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो तलवंडी घराना आपके ध्रुपद संगीत से संबंधित है, ठीक है। इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। मांडू पर विजय पूरे दक्षिण भारत पर विजय है, यह कथन किसका है। आपने अगर मांडू पर विजय कर लिया तो आपने पूरे दक्षिण भारत पर भी विजय कर लिया। यह कथन किसने दिया था, तो दिया था आपके अमीर खुसरो ने दिया था। किसने दिया था, तो अमीर खुसरो ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। भारतीय राजाओं के विशेष और निजी अधिकार कब समाप्त कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए तो 1971 जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, जो रियासतें थी उनको क्या किया जाता था, उनको पेंशन दिया जाता था, ठीक है। तो क्या किया जाता था, तो पेंशन दिया जाता था। इंदिरा गांधी सरकार भाई ये क्या नाटक है, भारत में रहते हो, भारत एक हो चुका है, फिर तुमको अलग से तुम्हारी रियासतों को क्यों रखा जाए और तुमको पेंशन क्यों दिया जाए भाई, क्यों दिया जाए पेंशन। तो उन्होंने क्या करा, तो उनके जो विशेष अधिकार थे ना राजाओं महाराजाओं को खत्म कर दिया, उनको नहीं देंगे पेंशन।
बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या किया कि जो उनको महल थे, फिर उन्होंने क्या, वहां की रियासत थी, वहां के जो राजा थे, उन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन आपको भी पता है इंदिरा गांधी जी कैसी लीडर थी, ठीक है, किसी का भी उन्होंने नहीं सुना, ठीक है। तो फिर इन राजाओं ने क्या किया, अपनी जीविका चलाने के लिए अब होटल खोल दिए, हेरिटेज होटल खोल दिए, वहां से पैसा कमाने लगे, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि भारतीय राजाओं के विशेष और निजी अधिकार कब समाप्त किए गए, तो 1971 में समाप्त किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसमें मिला लिया था? तो बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका जो है ना, बुद्ध घोष की, उसमें उसका वर्णन मिलता है। बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका, ठीक है, उसमें जो वर्णन मिलता है आपके अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर किसमें मिला लिया था? तो मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ठीक है, चचनामा, ठीक है, किसके अनुसार? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश जो राजधानी थी आपकी क्या थी? तो अरोड़ थी। क्या थी? तो अरोड़ थी। किसके अनुसार? तो चचनामा के अनुसार, ठीक है, चचनामा के अनुसार। इतना क्लियर है ना? कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो रचना है आपकी मुस्तैद खां की, ठीक है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो मुस्तैद खां की रचना है, ठीक है। इतना क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। पनही और उपाना का प्रयोग मध्यकालीन इतिहास में किस संदर्भ में किया जाता था? बात मानिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पीसीएस में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, मैं आपको उस लेंथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। जो भी हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों को भी हम ध्यान रख रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से वर्ड में क्वेश्चन पूछ दे, कथन में क्वेश्चन पूछ दे, तो हम उस तरह के क्वेश्चन को क्या करें, डिजाइन कर रहे हैं। बात मानिए, आपको काफी हेल्पफुल है साबित होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए काफी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो पनही और उपाना का प्रयोग मध्यकालीन इतिहास में किसके संदर्भ में किया जाता था? जैसे आपके जूता क्या है? तो जूता है। पनही और उपाना क्या है? तो जूता। किसके काल में? तो औरंगजेब का समय था। ये किसका समय था? तो औरंगजेब का समय था। इतना क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, पनही उपाना किससे संबंधित है? तो जूता से संबंधित है, ठीक है। कोई गेस कर पाएगा क्या जूता? अधिकतर लोग लेके जाएंगे किस पे? आवाज पे या आभूषण पे। 50-50 चांसेस रहते हैं यहाँ पे, जिसको पता नहीं है क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है आपका जूता, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो टैकल होते हैं ना, यही तो होता है आपका इंस्टीट्यूशन, जिसे हम गेस मास्टरगिरी बोलते हैं, तुक्का हम जिसको बोलते हैं। तुक्का नहीं रहता, इंस्टीट्यूशन रहता है कि हाँ आपने कहीं पढ़ा था, कभी सुना हुआ था, आपको 50-50 चांस है, तो आप उसको गेस टिक कर ले जाते हो, वही सिलेक्शन दिलाता है आपको। बाकी आपके अगर हम 100 क्वेश्चन का वेटेज माने, ठीक है, तो आपको 30-35-40 क्वेश्चन लगभग जो सीरियस कैंडिडेट है उनको आते ही आते हैं। फाइट रहती है आपको 20 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही टैकल होते हैं। कहीं आपने सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, कितना डेप्थ में चीजों को पढ़ा है, उस चीजों को आपको क्या करते हैं? तो टैकल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था आपके, किसके द्वारा किया गया था? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किस साहित्यकार ने खालसा समाचार पत्र की स्थापना की थी? ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने चालू किया था। बाकी आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने चालू किया था। इतना क्लियर ना? ठीक है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो किस साहित्यकार ने खालसा समाचार की स्थापना की थी? कौन समाचार था? तो खालसा समाचार था। किसने? भाई वीर सिंह ने। किसने? भाई वीर सिंह ने शुरू किया था आपका खालसा समाचार, खालसा समाचार पत्र, ठीक है। इतना क्लियर ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा किस गवर्नर ने चालू किया था? तो किस गवर्नर ने चालू किया था रैयतवाड़ी प्रथा? तो किया था यहाँ पे दो लोगों ने, देखिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थॉमस मुनरो भी है
क्लियर है ना। थॉमस यहाँ पे ना, अच्छा रैयत वाली बात कर रहा है ना, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा ना इसमें। तो देखिए कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस नहीं होगा, थॉमस मुनरो सिकंदर रीड होगा ना। हाँ, थॉमस मुनरो और सिकंदर रीड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ना क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। वो कह सकते हैं ए और, ठीक, आपका ई और बी सही होगा ना इसमें। तो ऑप्शन नहीं सेट कर क्या मैंने, क्या कर दिया इसमें तो। ठीक है, आप याद रखिएगा रैयतवाड़ी से, तो रैयतवाड़ी में क्या हो जाएगा आपका, हाँ, तो थॉमस मुनरो और सिकंदर रीड इसमें सही है, ठीक है ना। क्लियर ना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में शायद यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, बाकी आपका ए और बी सही है, इतना क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। कल्याण मंडप का निर्माण किस साम्राज्य ने करा था, ठीक है, किस वंश ने करा था, किसका निर्माण तो करा था आपके कल्याण मंडप का। तो कल्याण मंडप का जो निर्माण करा था किसने करा था, तो विजयनगर साम्राज्य ने किया था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इतना इतना क्लियर ना, ठीक है। मद्रास में, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। जितना हो सकता था चीजों को हमने अच्छे से कवर करा, ठीक है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 24-25 क्वेश्चन, हम डेली बेसिस पे इतने ही क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं। जहां हमको लगेगा जहां आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उसको अच्छे से टैकल करेंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना जो आपको क्या मिल जाएगा, तो फायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, तो फायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।